नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पे। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे। 5 बज चुके हैं और आज भारत की बड़ी खबरें और वायरल तस्वीरें सच की कसौटी पर परखी जाएंगी। वायरल से लेकर वेरीफाइड तक हर खबर का हिसाब करने जा रहे हैं हम न्यूज काउंटर पर। और न्यूज काउंटर में आज पहली खबर, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में हर एक नया सबूत हम लोग लेकर आए हैं। और चढ़ावा चोरी और चंपत धूरी, इनके किनारे इर्द गिर्द कौन से वो लोग हैं, वो जरा चेहरे देख लीजिए। और अब चंपत राय खुद को साफ पाक बता रहे हैं। हर तथ्य सिर्फ एक इंसान को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है और वो है चंपत राय। चंपत राय से जुड़ा हर एक पहलू आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि आखिरकार राम मंदिर में किसने चढ़ावे की चोरी की गई और अयोध्या में चढ़ावा विवाद से पहले और बाद में चंदे के पैसों में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। जो रकम 6 जून से पहले 16 से लेकर 18 लाख रुपए रोजाना चढ़ावे के बीच आती थी, अब वही रकम, वही अयोध्या, वही श्रद्धालु, लेकिन वो बढ़कर अब 22 लाख से 24 लाख रुपए हो गया है। मतलब क्या है, इसके मायने क्या है? क्या चोरी रुकी तो चढ़ावा बढ़ गया, यह अनुमान लगाया जा रहा है। और इसके लिए बिग बॉल पर आपको लेकर चलते हैं और इन तस्वीरों के साथ देखिए, यह राम मंदिर का वो स्थल है जहां पर नोटों की गिनती की जाती थी। लेकिन अब कुछ डिटेल्स मेरे सहयोगी साजिद लेकर आए हैं। क्या कुछ डिटेल्स हम आपको बता रहे हैं, जरा वो देखिए। सबसे पहले 7 जून से पहले इस डिटेल एंड डाटा को देखिए। क्या कलेक्शन होता था? 16 लाख से लेकर 18 लाख रुपए प्रतिदिन का चढ़ावा आ रहा था। अब 7 जून के बाद क्या हो रहा है? जब से चोरी पकड़ी गई, चोरों का पूरा गिरोह पकड़ा गया, अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई। अब 22 लाख से लेकर 24 लाख हर रोज राम मंदिर में चढ़ावा आने लगा। वही अयोध्या है, वही श्रद्धालु है, वही व्यवस्था है। थोड़ा परिवर्तन यह हुआ कि अब चोरी नहीं हो रही है। मतलब चोरी कांड के खुलासे के बाद 6 लाख रुपए रोजाना चढ़ावे में बढ़ गया है। अगर इस आंकड़े को माने तो उसका मतलब यह हुआ कि पहले रोजाना अनुमान यह है कि 6 लाख रुपए प्रतिदिन की चोरी होती थी और एक महीने में इस आंकड़े को जोड़ा जाए तो यह बढ़कर 1 करोड़ 80 लाख हो जाता है, लगभग 2 करोड़। और इसी अमाउंट को अगर एक साल में कैलकुलेट कर दिया जाए 6 लाख रुपए रोज के हिसाब से, तो लगभग 21 करोड़ 60 लाख रुपए की चोरी एक साल में किया गया है। यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि त्योहारों में, कुंभ के दौरान, रामनवमी के दौरान, दिवाली, दशहरा के दौरान श्रद्धालु बहुत बड़ी संख्या में आते हैं, तो जो चंदे की रकम है वो बढ़ जाती है। ऐसे में अब अंदाजा लगाइए कि चोरी कितनी बड़े लेवल पर किया जा रहा था। अब बात हम करने जा रहे हैं चंपत राय की। पहले एसआईटी ने उनका बयान दर्ज किया है, फिर पुलिस ने सवाल जवाब उनसे किए। अपने जवाब में चंपत राय ने साफ कहा है कि चोरी की इस घटना में उनकी कोई भूमिका नहीं है। सूत्रों के मुताबिक चंपत राय कुछ प्रशासनिक और वित्तीय व्यवस्था से जुड़े सवालों के जवाब नहीं दे पाए। पुलिस अब उनके बयानों का मिलान दूसरे गवाहों से और दस्तावेजों से कर रही है। कहा तो यह भी जा रहा है कि जरूरत पड़ने पर उन्हें दोबारा से पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। अब देखिए चंपत राय से सवाल क्या हुए हैं और इसका जवाब क्या दिया चंपत राय ने, वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए कुछ ग्राफिक्स आपके लिए लेकर आए हैं और उसके जरिए ये जानिए। ये जानकारी टीवी 9 भारतवर्ष के पास एक्सक्लूसिव है और इस जानकारी को हमारे संवाददाता अभिजीत ठाकुर ने हम तक पहुंचाया है। अब देखिए चढ़ावा चोरी में हाथ होने से चंपत राय ने साफ तौर पर इनकार कर दिया, मेरा कोई हाथ नहीं है। सूत्रों के मुताबिक चंपत राय ने कहा है कि चढ़ावे की चोरी में मेरी कोई भूमिका नहीं है। जानकारी मिलते ही मैं इस मामले में सक्रिय हुआ और मेरे कहने पर ही जो 8 लोग पकड़े गए हैं, वो संदिग्ध जिनको माना गया, वो मेरे कहने पर पकड़े गए हैं। हेर फेर ना हो इसके लिए इसकी जिम्मेदारी मेरी थी। टिन्नू यादव को बहुत पहले से जानता था, वो बहुत पहले से मुझसे जुड़ा हुआ था। टिन्नू यादव इतना गलत कर देगा, इसकी कानो कान खबर, इसकी कानो कान भनक चंपत राय को नहीं थी और उनकी उम्मीद अब टूटती नजर आ रही है। अब विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने चंपत राय के इस्तीफे पर क्या कुछ कहा है, सबसे पहले वो सुनिए। चारों तरफ से ये शोर मचाया जा रहा था कि अगर चंपत जी महामंत्री के पद पे बने रहेंगे तो जांच प्रभावित हो सकती है।
उनको त्यागपत्र देने की कोई मजबूरी नहीं थी। हम में से किसी ने भी मांगा नहीं था। पर जांच प्रभावित ना हो, जांच प्रभावित होती दिखे भी नहीं, इसके लिए उन्होंने त्यागपत्र दिया। अब चंपत राय और ट्रस्ट के कई सदस्यों पर आरोप है कि जिन लोगों ने चोरी की उनकी नियुक्ति में मेहरबानी बरती गई है। यह सवाल अयोध्या पुलिस ने भी चंपत राय से पूछा है, लेकिन सवाल पूछते वक्त हाथ बहुत हल्के हैं। अयोध्या पुलिस के आरोप लग रहे हैं। पूछताछ के दौरान चंपत राय से सवाल पूछा गया कि ट्रस्ट से जुड़े लोगों के रिश्तेदारों की नियुक्ति की प्रक्रिया कैसे हुई, कैसे इन लोगों को रखा गया और आपको पता नहीं चला। चंपत राय ने इस पर कहा कि जरूरतमंद लोगों को रोजगार देने के उद्देश्य से यह अवसर दिया गया। परिचितों की नियुक्ति का निर्णय केवल मेरा व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि पूरे ट्रस्ट का था। नियुक्ति में ट्रस्ट के दूसरे पदाधिकारियों की भूमिका बहुत ज्यादा अहम रही है। ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल राव की भी भूमिका इसमें थी। तो अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या चंपत राय सारा ठीक रहा, दूसरों पर दाहिने और बाएं यानी अनिल मिश्रा और गोपाल राव पर फोड़ना चाहते हैं? क्या चंपत राय जिम्मेदारी की बात कहकर बचना चाहते हैं? क्या चंपत राय अपने ही लोगों पर दोष मढ़कर खुद को साफ पाक बताने की कोशिश कर रहे हैं? अब बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने चढ़ावे में चोरी को सनातन आस्था पर एक बहुत बड़ा चोट बताया है। क्या कुछ कहा है वो सुनिए। यही धर्म विरोधी ताकतें यही विचित्र स्थितियां बना रही हैं कि सभी मंदिर और संतों पर पुष्प चिन्ह खड़े किए गए। हम एक बात जरूर कहेंगे कि राम मंदिर की इस घटना के बाद सनातनीय वैष्णव परंपरा, संत परंपरा जो भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित हैं, ऐसे लोगों को ही भगवान के मंदिर की सेवा का कार्य मिलना चाहिए। सोसाइटी गठित है, देश में जांच एजेंसियां हैं, वो जांच करें और कर रही हैं। अब राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुआ है उसकी साजिश बहुत ज्यादा गहरी नजर आ रही है। रोजाना नए नए तथ्य, नई नई कहानियां इस पूरे मामले में उजागर हो रहे हैं। अब सोर्सेस क्या कह रहे हैं, बहुत कुछ जानकारियां नई आई है, वो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सोर्सेस के मुताबिक बैंक के साथ यह तय हुआ था कि ये एमओयू साइन होगा, लेकिन इसका सही तरीके से पालन नहीं किया गया। ट्रस्ट और एसबीआई के एमओयू में भी कई गंभीर खामियां जांच में नजर आई है। निगरानी के नियमों के पालन में भी कमियां मिली हैं। चढ़ावे की काउंटिंग के वक्त ट्रस्ट और बैंक अधिकारियों की मौजूदगी अनिवार्य थी, लेकिन किसी मौके पर ऐसा कोई पालन नहीं किया गया। कर्मचारी नियुक्ति के नियमों में पालन नहीं हुआ और बैंक कर्मचारियों के रोटेशन का भी प्रावधान था, उसका भी किसी तरह से पालन नहीं हुआ। कुछ लोगों की लंबे वक्त तक एक जगह तैनाती की गई। गिनती करने वाले कर्मचारियों की तलाशी भी नहीं की जाती थी, और तो और गिनती कक्ष में जाने वालों की नियमित तलाशी तक नहीं की जाती थी। चढ़ावा गिनने वालों में ड्रेस कोड का पालन नहीं हुआ। दान की राशि का सही से रिकॉर्ड तैयार नहीं था। एसआईटी को दान पात्र के रिकॉर्ड में गड़बड़ियां मिली, मतलब चारों तरफ अंधेर गर्दी थी। अब जांच ये की जा रही है कि निगरानी से जुड़े तय प्रावधानों का आखिरकार पालन क्यों नहीं किया गया, एमओयू को लागू क्यों नहीं किया गया, और इसका चोरी से घटना से क्या सीधा संबंध था। बैंक में जमा राशि और रिकॉर्ड की पड़ताल की जा रही है। जांच अब अभियुक्तों की आर्थिक गतिविधियों पर पूरी तरह से केंद्रित हो गई है। 3 वर्षों में अर्जित चल अचल संपत्ति के विवरण की जांच की जा रही है। 8 अभियुक्तों की आय और खर्च के मिलान की कोशिश की जा रही है, और जो डिटेल्स एंड डाटा आया है वो आपको हैरान कर देगा। कथित अवैध धन का निवेश किन किन संपत्तियों में किया गया, यह भी एक पड़ताल का हिस्सा है, और जो जानकारी मिली है उसने अयोध्या पुलिस के कान खड़े कर दिए हैं। अब चढ़ावे की चोरी पर, इस मामले पर श्री राम जन्मभूमि सेवा समिति के अध्यक्ष महंत धर्मदास आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, लेकिन अचानक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैंसिल कर दिया। महंत धर्मदास ने टीवी9 से इस मौके पर क्या कुछ कहा, बहुत परेशान भी नजर आए। जरा वो बातचीत सुनिए जो अभिजीत ठाकुर ने उनसे की है। महंत धर्मदास जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। महाराज जी, 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, लेकिन कह रहे हैं जगह वे कैंसिल कर दी। तो कैंसिल है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होना है, बस हो गया। क्या बात कहना चाहते थे, क्या बात? नहीं, बात यही तो कह दे, कल तक आपको समझाइए दिए, तो अब कब कहाँ समझते, चलो वही बात रहेगी। हाँ हाँ,
तो महंत धर्मदास जी हैं, जो कि 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होनी थी उसकी जगह को निरस्त किया गया। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थगित कर दी गई है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी मुलाकात धर्मदास जी से हुई। उन्होंने कहा कि जो बात उनको रखनी थी कल उन्होंने बात वो रख दी है और वही बात पर वो कायम है और अब अपने स्थान की ओर जा रहे हैं। सवाल यह है कि धर्मदास ने अंत वक्त में प्रेस कॉन्फ्रेंस किसके कहने पर कैंसिल की। खैर आगे बढ़ते हैं। चढ़ावा चोरी में गिरफ्तार किरदारों से जुड़े नए नए पर्दाफाश रोजाना हो रहे हैं। जमीन खरीदी जाती है, खाते में लाखों रुपए की रकम मिली है। आखिरकार 15,000 से लेकर 18,000 रुपए कमाने वाले लोगों की प्रॉपर्टी दिन दुना रात चौगुनी रफ्तार से कैसे बढ़ी है? यह सब चढ़ावा चोरी का कमाल था क्या? ये सवाल खड़े हो रहे हैं। अनुकल्प मिश्रा इस पूरे मामले में एक सबसे महत्वपूर्ण किरदार। बीए का छात्र था, पहले छोटे मोटे पार्ट टाइम जॉब करता था, फूड डिलीवरी राइडर का काम भी कर चुका है अयोध्या में। लेकिन नियुक्ति के बाद 65 लाख का घर खरीदा इस लड़के ने और तनख्वाह जानते कितनी है? सिर्फ 18,000। पिछले साल जुलाई में इसका भव्य गृह प्रवेश भी कराया गया। चंपत राय खुद इस गृह प्रवेश में शामिल होने गए थे। अब अनुकल्प की बात करते हैं। अनुकल्प ने भी हाल में एक भगवत कथा का आयोजन कराया था। कथा में चंपत राय समेत ट्रस्ट के और सत्ताधारी दल के तमाम सदस्य शामिल हुए। लवकुश मिश्रा अनुकल्प मिश्रा का जीजा है, यानी साले और बहनोई का रिश्ता है। ऑटोमोबाइल कंपनी में यह नौकरी कर रहा था और नियुक्ति के बाद राम मंदिर का इसने कैश संभाला। घर के लिए 25 लाख की एक जमीन खरीदी, घर बनाने में 80 लाख रुपए खर्च कर दिए। पत्नी के खाते में हर रोज 2 लाख रुपए जमा हो रहे थे। अविनाश शुक्ला जबकि एक योगा इंस्ट्रक्टर था, अपने भाई के साथ योगा इंस्ट्रक्टर का काम करता था। यह तीसरा किरदार है। नियुक्ति के बाद इसकी जीवन शैली अचानक से बदल जाती है। कुछ हजार में लोगों के घरों पर जाकर पार्कों में योगा सिखाने वाला आदमी अब राम मंदिर ट्रस्ट की कैश काउंटिंग का काम मिल गया। अचानक उसकी लाइफस्टाइल चेंज। 5 जून को 10 लाख की रिकवरी उसके घर पर हुई है। तनख्वाह 15,000। अब मनीष यादव और टिन्नू यादव का भतीजा जो कि है उसकी बातें करते हैं। अब उसकी उम्र है 20 साल और उससे कम ही, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट की सिफारिश पर थर्ड पार्टी कंपनी के जरिए इन तमाम लोगों की नियुक्ति की गई। किसी शख्स की तनख्वाह 18,000 से ज्यादा नहीं थी। अभियुक्तों ने चोरी के पैसों से प्रॉपर्टी में निवेश किया। अभियुक्तों ने परिजनों के खातों में एक लंबी रकम, बड़ी रकम जमा की है। बैंक डिटेल्स में अप्रत्याशित धन अर्जन की जानकारी मिली है। आमदनी से ज्यादा खर्चा और निवेश के पुख्ता सबूत पुलिस को मिले हैं। पुलिस अब करीब 140 लोगों के इस पूरे मामले में बयान दर्ज करेगी। अब आरोप यह लग रहा है कि ट्रस्ट में चंपत राय का अगर समानांतर सिस्टम चल रहा था तो वो इससे अभिनव कैसे रह सकते हैं। और अब बेशक वो सफाई पेश कर रहे हैं। सोर्सेज ये कहते हैं कि थर्ड की पार्टी में जो नियुक्ति पर हस्तक्षेप में अब बड़े सवाल, जो थर्ड पार्टी नियुक्ति हुई है उस पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। गैर अनुभवी लोगों को 18 साल, 20 साल, 22 साल, 24 साल जिनका कैश काउंटिंग से कोई लेना देना नहीं है, उनको सिफारिश के जरिए गिनती में क्यों लगाया गया? ट्रस्ट में आउटसोर्स कैशियर को रखने में लापरवाही बरती हुई। यह इसलिए हुआ क्योंकि महाकुंभ के दौरान अचानक भक्तों का फ्लो बढ़ गया। महाकुंभ में चढ़ावे के पैसे का फ्लो ज्यादा बढ़ा, लिहाजा ट्रस्ट ने कहा कि पैसे गिनने के लिए जिन लोगों की जरूरत है मंदिर ट्रस्ट उन्हें अपने हिसाब से इंटरव्यू के जरिए अपॉइंट करेगा। ऐसे लोगों को जिसके बाद रखा गया जिनका कोई कैश बैकग्राउंड और अकाउंटिंग से कोई लेना देना नहीं था। 8 से 10 लोगों को आउटसोर्स कैशियर के तौर पर मंदिर प्रशासन ने नियुक्त किया। महाकुंभ के दौरान अभियुक्तों ने नौकरी करनी शुरू की और नियुक्ति के बाद से भी अभियुक्तों की संपत्ति में इस तरह का इजाफा हुआ है। चंपत राय को इस दौरान दूसरे सदस्यों का भी समर्थन मिलता रहा और वो खुलकर पूरे ट्रस्ट में खेलते रहे। उन्हें लगा कि ये चोरी पकड़ में नहीं आएगी, लेकिन अब चोरी पकड़ में आ चुकी है। अब वीएचपी के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार से बात की है हमारे वरिष्ठ सहयोगी दिनेश गौतम ने। आप भी सुनिए। पहले तो आप ये बताइए कि जांच जो हुई और जो अभी तक की कार्रवाई हुई है, पूरा घटनाक्रम जिस तरीके से जा रहा है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? माने वहाँ चोरी हुई चढ़ावे में, ये तो दुर्भाग्य की बात है, हर हिंदू को आहत करने वाली बात है।
इतने लंबे संघर्ष के बाद उनके जन्म स्थान पर मंदिर हमने प्राप्त किया। 65 करोड़ हिंदू समाज ने उसके निर्माण के लिए धन दिया। आते हैं, श्रद्धा से चढ़ावा चढ़ाते हैं, उस चढ़ावे में से कोई पैसा ले जाए तो हम भी उतने ही आहत हैं जितना और कोई है। पर मुझे ये लगता है कि इस बात की सतत सावधानी बरती गई है ट्रस्ट की ओर से भी। इस घटना की खबर आने के बाद में कि जांच हो, अविलंब हो और किसी को भी लिहाज किए बगैर हो। जो समाचार जांच के बारे में मीडिया से आ रहे हैं, उससे उन सारे शुरुआती प्रयत्नों से हमको लगता है कि ऐसी जांच होगी, समग्र जांच होगी, सब आरोपियों के खिलाफ होगी। और हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि एक 4-5 महीने में भी ऐसा समय आना चाहिए कि न्यायालय से निर्णय होकर के ये सब लोग जेल की चक्की पीसते हुए नजर आएंगे। बात करने जा रहे हैं भरत तिवारी एनकाउंटर की। 17 जून को पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी की आज 13वीं है। इस मौके पर बहुत बड़ी संख्या में भोजपुर के बिलोटी गांव में लोग पहुंचे हुए हैं। भरत तिवारी के समर्थकों और परिवार के लोगों ने आगे की लड़ाई को लेकर रणनीति पर चर्चा की। बिलोटी गांव में लोगों का हुजूम जुटा हुआ है और समर्थकों ने नए आंदोलन का ऐलान कर दिया है। 17 जुलाई को जंतर मंतर पर धरना देने पर सहमति बनी है। यानी देश की सरकार को बताने की जरूरत है कि भरत तिवारी के साथ क्या हुआ है। भरत तिवारी के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भी न्याय की अपील की जाएगी। फिलहाल ये पूरी रणनीति तय हुई है। भरत तिवारी की माताजी ने TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत की है। उन्होंने TV9 से क्या कुछ कहा इस पूरे घटनाक्रम पर, कैसे भरत तिवारी को घेरा गया, कैसे बुलाया गया, कैसे मारा गया, वो पूरी कहानी उनकी मां की जुबानी सुनिए। डॉक्टर साहब रात में 12 बजे रवा देनी है दवाई, का कलम के 100 से कमाड़ी हमारे बंद कर दिलन घर के भीतर। दवाई कहे न देनी है, रवा पकड़ के ले जीती। अब रो मराई, रो के मारा हमरा के, रो के मारा, पति के मारा, चंदन छोटा लेकर के उनको के मारा। ओकरा बाद भरत तिवारी के मर्डर करेंगे, 4 आदमी के मारेंगे हम। कौन बोल रहा था? इंस्पेक्टर साहब राजेश मलाकार मारेंगे। आपको भी बोला कि आपको भी मारेंगे? हाँ, आपको भी मारेंगे। तो पूरा समझौनी मलकार के पूरा तब न मानलन, ले जाके धोखा से 12 बजे रात में तो हमारे लेके कल उसकी जाओ, अब घरे जाओ, अभी जाओ अपना थाना, बुलाएगा तो थाना पाएंगे। 7-8 गो गाड़ी STF वाला रहे से, 4-5 गो मोटरसाइकिल से मुँह बनल है वो रहे से। ओकरा बाद 7-8 गो गाड़ी रही से, पीछा कैले से, पीछा करके टाणी पर ले गए से। ओकरा बाद कहल मलकार हाथ धैले रहलन, कान्हा पर धैलन हाथ, कहलन कि तहार 3 गो शरीयत तार मांग रहे समाज खातिर, हमनी के अथी करब जाए कि आप सिलेंडर बोल दो। कहल ठीक है, हमारा समाज खातिर, हमें समाजे खातिर हम चाहबे करी, कोई समस्या नहीं है हमारा कौन, हाँ कोनो समस्या, ठीक बा लीजिए धरिए, दे दिलस। ओकरा बाद 2 पूछ के पटक के गढ़ा में गोली मरले वाले जा, 2 गो हे में, और ओकरा बाद राइफल के बैट से मरले से, गिरा के मरले बड़े से। ओकरा बाद जैसे बिगल जल गाड़ी में घुमा के फेंकले से। हम जाई देखिए अपना अथी करब कुछ बचावे खातिर, तो DSP कहता लाठी चार्ज करिए इन लोग पर। हमनी पर लाठी चार्ज कर सास पतो ही पर हमनी के ना जाए दिले से। तले उतने देरी में गोली चलावे लगा। आप लोग गोली मारते हुए नहीं देख पाए? गोली हम चलल बाजल बुझा, आवाज सुने, आवाज हुई, सामने हमारा गोली लौकल। आज भरत तिवारी का श्राद्धक्रम है और इससे एक दिन पहले यानी कल सोमवार को बिलोटी गांव में उस समय माहौल गर्म हो गया जब बक्सर से बीजेपी के विधायक आनंद मिश्रा, जो कि पहले एक IPS अधिकारी रह चुके हैं, भरत तिवारी के परिजनों से मिलने पहुंचे। उनके साथ शाहपुर के बीजेपी विधायक राकेश ओझा भी मौजूद थे। लेकिन जब 12 दिन बाद सत्ताधारी दल के ये दोनों विधायक, जो कि इनके सजातीय भी हैं, जब वो पहुंचे तो लोग कितने नाराज नजर आए, जरा वो बातचीत का अंश सुनिए।
वही पुलिस प्रशासन आके 4 दिन में भरत तिवारी को गोली मार के जा रहा है और 12 दिन तक उस पुलिस प्रशासन को पूरा बिहार का पुलिस नहीं ढूंढ पा रहा है। कैसी बात कर रहे हैं आप? मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि 48 घंटे में सजा दी जाएगी, अभी तक 48 घंटा नहीं बीता। बताइए, उन लोग के लिए 48 घंटा अभी तक नहीं बीता। 4 दिन के अंदर ही भरत तिवारी को गोली मार दी गई थी ना, तब तो आप बड़े एक्टिव थे। दूसरे दिन भाई साहब बता रहे हैं, दूसरे दिन भरत तिवारी को गोली मार दी गई थी, इतने एक्टिव प्रशासन था। और आज गोली मारने वाले 10 दिन से गायब है, 12 दिन से। अब भरत तिवारी केस में अब तक क्या कुछ हुआ और कैसे भरत तिवारी के एनकाउंटर का मामला बहुत बड़ा होता चला गया, जरा वो आपको समझाते हैं। 17 जून को एनकाउंटर में भरत तिवारी की मौत हुई है। 18 जून को ग्रामीणों ने इसको लेकर जबरदस्त बवाल किया। 19 जून को इस पूरे मामले में थानेदार को सस्पेंड किया गया और जांच शुरू की गई। 20 जून को सीएम ने जांच में न्यायिक जांच का आदेश दिया। 22 जून को पटना हाईकोर्ट में रिट दायर हुई। 23 जून को 5 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज हुई। 24 जून को बिलोटी गांव में महापंचायत हुई है और उसके बाद ये हालात नजर आ रहे हैं। भरत तिवारी जी को जो मारा है एसपी, एसडीपी और तहसील ये मालाकार है, ये तीनों को जेल हो, यही हम लोग चाहते हैं। हम चाहते हैं कि न्याय मिले। भरत तिवारी के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और भरत तिवारी के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। ये एक विशेष आदमी की बात नहीं है, यह दबे कुचले उन सारे लोगों की आवाज है भरत तिवारी, जिनको जबरदस्ती सत्ता जो है दबा रही है। जो उनके साथ मतलब ये हत्या की गई है और इनकाउंटर बताया जा रहा है, सरासर गलत है। तो वो गरीबों के लिए लड़े थे, उनके साथ बिल्कुल न्याय होना चाहिए। भरत तिवारी जी चाहते हैं, हम भी वही चाहते हैं, भरत तिवारी जी का जो सपना था उसको पूरा किया जाए, बस और क्या। और ये जो सरकार की जो नीति है, किसी भी बात को दबा देना, ये सरासर गलत है। तो अब न्यूज काउंटर में खबर को बदलते हैं, बात जयपुर की करने जा रहे हैं। जयपुर में जो कुछ हुआ है वो आपके कान खड़े कर देगा। पैरामेडिकल नकल गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। जयपुर में पैरामेडिकल परीक्षा में नकल का खेल बेनकाब हुआ है। लाखों रुपए लेकर 45 छात्रों को यहां पर नकल करवाने से और नकल के जरिए पास करवाने की पूरी प्लानिंग की गई थी। इस पूरे खेल में 2 कॉलेज के संचालक, एक एचओडी और एक लेक्चरर शामिल थे। नकल का मामला सामने आते ही परीक्षा देने आए छात्र भड़क गए और नाराज छात्रों ने कॉलेज परिसर के अंदर जमकर प्रदर्शन, नारेबाजी और तोड़फोड़ की है। ये तस्वीरें देखिए। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने कुर्सियां फेंक दी और परीक्षा को तुरंत रद्द करने की मांग पर अड़ गए। छात्रों के जबरदस्त हंगामे के बाद इस परीक्षा को रद्द कर दिया। इनकी प्लानिंग ये थी कि वहाँ पर जाकर ये जो अपने इन्विजिलेटर्स हैं वो अपने सेट कर दें ताकि एग्ज़ाम में इन्विजिलेशन वीक हो सके और उसके दौरान जब ये एग्ज़ाम लिख रहे हों तो इनको थोड़ी इस तरह से अनैतिक और इस तरीके से इनको एक सहायता प्राप्त हो जाए। अब इस नकल गिरोह का पर्दाफाश कैसे हुआ ये भी आपको बताते हैं। अब देखिए हुआ क्या। 27 जून को पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली और सूचना देने वाले ने परीक्षा में गड़बड़ी की बात कही। खबरी ने बताया कि एग्जाम सेंटर मैनेज्ड है और जिन छात्रों ने 5-5 लाख रुपए दिए हैं, ऐसे 45 छात्रों को पूरा एग्जामिनेशन नकल करवाया जा रहा है। पुलिस ने 2 अभियुक्तों को मामले में गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से कई डायरियां बरामद हुई हैं। छात्रों के नाम और वसूली गई राशि का पूरा हिसाब उसमें लिखा गया है। उसके बाद एक एक कर नकल रैकेट की यह पूरी साजिश उजागर हुई है। अब महाराष्ट्र में टीटी की परीक्षा भी लीक हो गई है। इस पूरे मामले में पुलिस ने मुख्य अभियुक्त विजेंद्र कुमार गुप्ता की पत्नी सुमन कुमारी को गिरफ्तार कर लिया है। सुमन कुमारी की गिरफ्तारी बिहार के पटना से की गई है। इसका भी बिहार कनेक्शन। पुलिस सुमन कुमारी से पूछताछ कर रही है और मामले में उसकी भूमिका की जांच कर रही है। पटना से गिरफ्तारी के बाद सुमन को भिवंडी कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 6 जुलाई तक पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। महाराष्ट्र टीटी का पेपर परीक्षा से 24 घंटे पहले 27 जून को लीक हुआ और पेपर ठाणे से लीक हुआ।
इसके बाद महाराष्ट्र स्टेट एग्जामिनेशन काउंसिल ने परीक्षा को स्थगित करने का ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया है। अब देखिए, महाराष्ट्र पेपर लीक मामले में पुलिस ने 3 अभियुक्तों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्तों से क्या क्या कुछ बरामद हुआ है उसको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। इन अभियुक्तों का चेहरा तो आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन यही वो किंगपिन है जो महाराष्ट्र में टीटी की परीक्षा मैनेज करने में लगे हुए थे, पेपर को लीक करा रहे थे, लेकिन अब ये पकड़े गए। अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि 3 अभियुक्त इस पूरे मामले में गिरफ्तार हुए हैं। मुख्य अभियुक्त अब इस पूरे मामले में फरार बताया जा रहा है। अभियुक्तों से 4 अलग अलग टीटी के प्रश्न पत्र बरामद हुए हैं। करोड़ों रुपए के लेन देन से जुड़े दस्तावेज, कई डायरियां बरामद हुई हैं। कई सारे बैंक चेक, एटीएम, आधार, पैन कार्ड भी इनके कब्जे से जब्त किया गया है। जांच में क्या कुछ सामने आया, जरा वो जान लीजिए। प्रश्न पत्र के बदले 1 करोड़ से लेकर 50 लाख रुपए तक की मांग की गई है। सौदा पक्का करने के लिए 25 लाख ये एडवांस मांगते थे और पेपर सॉल्व करवाने के बाद बाकी रकम देनी थी, लेकिन ये पूरा मामला भंडाफोड़ हो गया। अब इतने बड़े इंतजाम के बाद आखिरकार ये पेपर लीक का सरगना कैसे हत्थे चढ़ गया, जरा वो की ग्राफिक्स के जरिए कुछ डिटेल्स आपको बताते हैं। देखिए, इस पूरे मामले में 1729 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। 18,000 सीसीटीवी कैमरे इस परीक्षा में लगाए गए थे। छात्रों के लिए बायोमेट्रिक फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लगाया गया था, लेकिन परीक्षा केंद्र के बाहर मेटल डिटेक्टर, ये सब मोबाइल इंतजाम थे। मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर रोक थी, सारे इंतजाम। लेकिन फिर भी जो पेपर लीक करवाने वाला गिरोह था वो इस बात को लेकर श्योर था कि हम पकड़े नहीं जाएंगे। अब टीटी पेपर लीक कांड के बाद महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। महाराष्ट्र में अगले साल से टीटी एग्जाम ऑनलाइन किया जाएगा। सरकार इसे लागू करने के लिए कमेटी बनाएगी और इस तरह के पेपर लीक से बचने की पूरी कोशिश है। पुढील वर्षापासून टीटी व अन्य सर्व परीक्षा पूर्णतः पारदर्शक व शिस्तबद्ध वातावरणात ऑनलाइन पद्धतीने पार पाडण्याकरिता न्यूज काउंटर में बात करने जा रहे हैं शामली का आयुष मलिक। आपको याद है, जिसने धर्मांतरण कर लिया था, एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा। अब मामले में बहुत बड़ा टर्न लिया है और आयुष मलिक वापस घर वापसी कर ली है उन्होंने। आयुष मलिक धर्मांतरण मामले में नया मोड़ सामने आ गया है। धर्म परिवर्तन के बाद रहमान नाम से पहचाने जाने वाले आयुष ने दोबारा हिंदू धर्म को अपनाया है। आयुष मलिक की घर वापसी के बाद उसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो बता रहा है कि उसने इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म में क्यों वापसी की है। घर वापसी के बाद आयुष मलिक ने बाकायदा पूजा पाठ करने वाला वीडियो भी जारी किया है। वीडियो में आयुष मलिक घर में बने मंदिर में पूजा पाठ करते नजर आ रहे हैं। घर वापसी के बाद आयुष ने मां के पैर छूकर माफी मांगी है। शामली की एक लड़की चांदनी कुरैशी पर आयुष मलिक पर बहला फुसलाकर धर्मांतरण कराने का आरोप लगा था। अब इस पूरे मामले की जो कहानी है वो आपको जानने से पहले आयुष मलिक की बात और उसका वर्जन सुनने की जरूरत है। मां, मैं इस्लाम में चला गया था। मैंने धर्म बदल लिया था, लेकिन मैंने आपकी परेशानी को देखते हुए परिवार के हिसाब से अपने मन से परिवार के मूल धर्म हिंदू धर्म में आकर आपके व पापा के प्यार की छाव में रहना चाहता हूँ। आप मुझे माफ करना। आयुष का बयान सुनने के बाद आप ये पूरी कहानी जानना चाहते होंगे, तो अब मेरे सहयोगी लोकेश ने कुछ डिटेल्स और ग्राफिक्स बनाए हैं जिसके जरिए सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं क्या है उत्तर प्रदेश के शामली में आयुष का धर्मांतरण मामला और कैसे एक बार फिर से आयुष मलिक अपने घर अपने धर्म में उन्होंने वापसी की है। अब इस पूरी कहानी को समझिए कि मामला क्या था। शामली के रहने वाले देवराज मलिक का एक मेडिकल स्टोर है। देवराज के बेटे आयुष मलिक की जिम्मेदारी दुकान संभालने की थी। आरोप है कि आयुष ने 5 साल पहले कुरैशी प्लस जिम जाना शुरू किया। कुरैशी बस्ती की रहने वाली चांदनी कुरैशी उस जिम में ट्रेनर थी। आरोप है कि चांदनी ने आयुष को अपने प्रेम जाल में फंसाया और 4 साल पहले आयुष से निकाहनामा पढ़वा लिया। 6 महीने पहले आयुष अपना लुक बदलने लगा। क्लीन शेव रहने वाला आयुष पहले दाढ़ी बढ़ाई, फिर टोपी लगाई और मस्जिद जाने लगा।
निकाह के बाद नाम बदलकर आयुष मलिक छोड़कर वो रहमान बन गया। अब चर्चा इस मामले की क्यों हो रही है? क्योंकि आयुष मलिक ने घर वापसी कर ली है। रहमान से दोबारा वो आयुष मलिक बन गया है और दोबारा से उसने सनातन धर्म और हिंदू धर्म में वापसी कर ली है। अब आयुष मलिक की हम आपको दो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब आयुष का धर्मांतरण हुआ था, आयुष धर्म बदलकर रहमान हो गया था। और दूसरी तस्वीर जरा दिखाइए, ये दो तस्वीर देखिए। पहली तस्वीर कौन सी है? ये लड़का जो आयुष मलिक बचपन से था, लेकिन बाद में चांदनी कुरैशी के संपर्क में आने के बाद कैसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इसमें कि पहले इससे निकाहनामा पढ़वाया गया, फिर इसने धर्म परिवर्तन किया और कैसा लुक चेंज हुआ, बिल्कुल कंप्लीटली ड्रास्टिकली चेंज। लेकिन अब रहमान से जब दोबारा यह आयुष मलिक बना हुआ है तो कैसे लुक चेंज हुआ है। मंदिर में पूजा पाठ भी कर रहा है और अपने मां के पैर छूकर माफी मांगी है। घर वापसी के बाद आयुष मलिक ने पूजा पाठ करने का वीडियो भी जारी किया है। अब आयुष की घर वापसी और लव जिहाद में नया ट्विस्ट क्या है? आयुष जब मोहम्मद अली बना तब पुलिस की रेड और छापेमारी में घर से एक बहुत बड़ा चाकू बरामद हुआ था। आयुष मलिक के घर से एक डायरी भी बरामद हुई थी और डायरी में लिखा था आई एम ऑन द मिशन। मतलब क्या है? क्या मिशन था? आयुष मलिक को अली बनाने के पीछे साजिश किसकी थी? ये यूपी पुलिस जांच कर रही है। पुलिस को धर्मांतरण केस में एक मौलवी की तलाश है जिसने धर्म परिवर्तन कराया, निकाहनामा पढ़वाया। अब मौलवी भागकर अंडमान या फिर चेन्नई में कहीं छिपा हुआ है। पुलिस उसको गिरफ्तार करने के लिए लगातार इस पूरे मामले में छापेमारी कर रही है। और अगली खबर, क्रिकेट के मैदान में बल्ले से धमाल मचाने वाले एक क्रिकेटर और उसके जुल्म की है। इस क्रिकेटर को आपने आईपीएल खेलते देखा होगा। विवादों के घेरे में कौन आ गया? शशांक सिंह, जिनका बल्ला बहुत तेज चलता है। भोपाल के एक पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। शशांक सिंह और उनके पिता, जो कि एक आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, शैलेश सिंह, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका कुक है। कुक विपेंद्र सिंह ने पंजाब किंग्स 11 के बल्लेबाज शशांक सिंह और उनके पिता रिटायर्ड स्पेशल डीजी शैलेश सिंह के खिलाफ मारपीट और गाली गलौज का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। विपेंद्र सिंह तोमर हैं। विपेंद्र सिंह का आरोप है कि खाना नहीं पसंद आने पर उसके साथ गाली गलौज की गई। जब उसने काम छोड़ने की बात कही तो उसे पीटा गया और उसका मोबाइल भी छीन लिया गया। और शरीर पर जो जख्म है उसके साथ ज्यादती की कहानी को बयान कर रही है। कुक से मारपीट के मामले में एफआईआर की कॉपी भी अब सामने आई है। कुक विपेंद्र की पिटाई के मामले में एफआईआर में शैलेश सिंह और शशांक सिंह को अभियुक्त बनाया गया है। इस मामले में पुलिस ने उनके ड्राइवर मिश्रा को भी अभियुक्त बनाया है। एफआईआर संख्या 0248/2026 29 जून को दर्ज की गई है। अभियुक्तों के खिलाफ बीएनएस की धारा 3 धाराएं लगाई गई हैं। बीएनएस की धारा 296A 115(2)/3-5 में एफआईआर दर्ज की गई है। अब पीड़ित का आरोप है कि शैलेश सिंह और शशांक सिंह ने उसके साथ गाली गलौज और मारपीट करते थे। पीड़ित के शरीर और चेहरे पर चोट के कई निशान भी नजर आ रहे हैं। पीड़ित का आरोप है कि मारपीट के बाद उससे उसका मोबाइल छीन लिया गया। उनके द्वारा जो पीड़ित है उसके द्वारा एक आवेदन दिया गया और मेडिकल कराया गया है। मारपीट संबंधी एक अपराध पंजीबद्ध किया गया है, इसकी जांच की जाए। इसमें एफआईआर एक्चुअली हुई है, इसमें आगे जो भी तथ्य आएंगे उसमें गिरफ्तार होगी। अब क्रिकेटर से लेकर आईपीएस अधिकारी पर आरोप लगाने वाले विपेंद्र सिंह, जो कि कुक हैं, क्या कुछ कहना है जरा वो सुनिए। मारा उसके लड़के ने शशांक सिंह और उसका ड्राइवर। शशांक सिंह को क्रिकेटर? हाँ क्रिकेटर। अच्छा। और उसकी बहन। अच्छा। और वो उसका पिता और उसके यहाँ एक सिपाही है ड्राइवर, वो सब मिलके मारे। तो बकायदा उसके पास मोबाइल है, वो किसी को कॉल करने को देखा और बोल रहे हैं कि फोन नहीं उठाए। तो उसके पास मोबाइल था हाथ में, उसका वीडियो भी है। अब उसके बाद वो बोल रहा है हमने मोबाइल लिया, तो मैं क्या